नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में सुबह पूजा अर्चना की और इसके बाद जनता दरबार में आए फरियादियों की फरियाद सुनी। इसके बाद सीएम योगी ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीड़ा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2251 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास व गीड़ा द्वारा बनाए जा रहे आवासीय योजना और प्रौद्योगिक योजना के भूखंडों का आवंटन पत्र भी वितरित किए। वहीं सीएम योगी गोरखा रेजिमेंट के वीर सपूतों के अदभ्य साहस और शौर्य गाथा के प्रदर्शन हेतु गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण कार्य और संग्रहालय का शिलान्यास करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम गोरखपुर के गोरखा युद्ध स्मारक में आयोजित हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता का आह्वान करते हुए कहा कि भारत और यूपी का भविष्य कैसा हो यह हमें तय करना है। हमें अपने युवाओं को तैयार करना है, क्योंकि हम जिस मनोदशा में जिएंगे उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम कैसा भारत और उत्तर प्रदेश चाहिए यह हमारे विजन में होना चाहिए। सीएम योगी लोक भवन सभागार में समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के शुभारंभ के अवसर पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल का शुभारंभ किया और यह पोर्टल प्रदेशवासियों को अपने सुझाव देने का मंच प्रदान करेगा, जो 12 प्रमुख सेक्टरों पर केंद्रित विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनेंगे। सीएम योगी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि 16वीं-17वीं शताब्दी में भारत वैश्विक जीडीपी में 25% हिस्सा रखता था, जो 1947 तक 2% रह गया और 2014 में भारत 11वीं अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक तीसरी बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अगर यही गति रही तो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य संभव है। 16-17 के पहले आप में से जुड़े हुए जो भी अधिकारी भारत सरकार की सेवा में या देश के अंदर विभिन्न सेवाओं में कहीं भी गए होंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या धारणा थी, लोग क्या बोलते थे, और आज जाते होंगे आज लोग क्या बोलते हैं, दोनों में आपको अंतर दिखाई देता होगा, एक फर्क दिखाई देता होगा। और ये फर्क है क्योंकि वो बीमारू था, आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं। आज उत्तर प्रदेश का शेयर बढ़ा है नेशनल जीडीपी में और उत्तर प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। देश के अंदर सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये तो प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा का प्रदेश है। सब कुछ हमारे पास मौजूद है। उस सब कुछ में केवल हर व्यक्ति के संकल्पों को आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। लोगों के मन में जो एक निराशा थी, जो हताशा थी, उसको खुशहाली में बदलना है, उत्साह और उमंग के साथ बदल देना है। वो उत्साह में बदले, लोगों के मन में एक नया उत्साह आए। और मुझे प्रसन्नता, आज मैं ये तीसरे बड़े सेमिनार का हिस्सा बन रहा हूं। बारिश और बैराज से रिलीज पानी से उफनाई पीलीभीत जिले की नदियों का कहर अब भी जारी है। सदर बीसलपुर, कुलनगर, अमरिया और पूरनपुर तहसील क्षेत्र के 30 से अधिक गांव जल भराव की चपेट में हैं। हालांकि गांवों में भरा पानी कुछ कम हुआ है, लेकिन मुश्किलें अभी बरकरार हैं। शहर में गुजरे टनकपुर हाईवे, पीलीभीत, बीसलपुर और बीसलपुर बरेली मार्ग पर 2 फुट तक पानी बह रहा है। बखेड़ा क्षेत्र में कुछ कच्चे मकान भी गिरे हैं और वहीं आज सुबह बीसलपुर में कुछ मोहल्लों में बाढ़ का पानी पहुंच गया। शहर में सरकारी कार्यालय और कुछ मोहल्लों में जलभराव बना हुआ है। कई गांव अभी शारदा की चपेट में है। अफसर आवासों को छोड़कर होटलों में रह रहे हैं। निरीक्षण के दौरान एसपी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जलभराव की समस्या के समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं पीलीभीत, बीसलपुर और बीसलपुर बरेली मार्ग पर बाढ़ का पानी पहुंचने से आवागमन बाधित हो गया है। रोडवेज बसें इन दोनों मार्गों के यात्रियों का सहारा बनी हुई हैं और बाढ़ के पानी से गुजरने में सबसे अधिक दिक्कत बाइक चालकों को हुई। सुरक्षा के लिहाज से दोनों जगह पर पुलिस तैनात की गई है। गांवों में जलभराव की स्थिति से प्रशासन भी अलर्ट पर है। प्रभावित गांवों में लंच पैकेट और राहत सामग्री वितरित की जा रही है। वहीं बाढ़ राहत शरणालय भी लोगों के ठहरने का इंतजाम किया जा रहा है।
योगी सरकार ने पारिवारिक विवादों को खत्म करने का बहुत आसान हल निकाल लिया है। विभाग का मानना है कि इस फैसले से संपत्ति बंटवारे के करीब 2,25,000 विवाद मिनटों में खत्म हो जाएंगे। पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे का अधिकारीकरण शुल्क 5,000 रुपए करने का फैसला न केवल अदालतों का बोझ कम करेगा बल्कि परिवारों में सौहार्द का माहौल भी बनाएगा। पहले यह शुल्क संपत्ति के बाजार मूल्य का 5% तक होता था और विभाग का मानना है कि इस फैसले से संपत्ति बंटवारे के करीब 2,25,000 विवाद मिनटों में खत्म हो जाएंगे। कानूनी सलाह आदि होने पर खर्च में 3,800 करोड़ रुपए तक की बचत होगी और स्टाम्प राजस्व के रूप में 500 करोड़ तक की वृद्धि होगी। अभी इस मद में कोई राजस्व नहीं मिलता। प्रदेश में फिलहाल राजस्व अदालतों में लगभग 26,866 भूमि और संपत्ति संबंधी विवाद लंबित हैं, जिनमें से बड़ी संख्या पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे से जुड़ी हुई है। अनुमान है कि 70% विवाद 1 वर्ष में खत्म हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप पारिवारिक संपत्ति बंटवारे में न्यूनतम शुल्क की कवायद 3 वर्ष से चल रही थी और इससे सबसे बड़ा मकसद संपत्ति बंटवारे की वजह से परिवारों में होने वाली कलह को खत्म करना है। साथ ही अदालतों में मामले जाने की वजह से संपत्ति का कोई इस्तेमाल सीमित हो जाता है। अब 10,000 की फीस पर 10 मिनट पर विवाद हल होगा और जिसका सकारात्मक असर राजस्व पर भी आएगा। दरोगा भर्ती 2021 की भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए गए अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अभ्यर्थन निरस्त करने के सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए बाहर किए गए अभ्यर्थियों की भर्ती संबंधित प्रक्रिया तो 3 महीने में पूरा करने का परामर्श जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 से बाहर हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनकी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार के उस आदेश को कोर्ट ने रद्द कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को विभिन्न कारणों से भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था और हाईकोर्ट ने 3 महीने के भीतर बाहर किए गए अभ्यर्थियों की भर्ती की समस्त प्रक्रिया को पूरी करने का परमादेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह आदेश उन अभ्यर्थियों पर भी लागू होगा जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका नहीं दाखिल की थी, लेकिन उनका मामला याचिकाकर्ताओं के समान है और हाईकोर्ट के इस आदेश से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरोगा भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए गए अभ्यर्थियों ने सरकार के आदेश के खिलाफ कई समूह में इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और ड्रग कंट्रोल विभाग की संयुक्त टीम ने पुडुचेरी के मेटुमपालयम में नकली दवा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। यहां 99,47,000 रुपए की दवाएं और दवाओं के रैपर समेत अन्य सामग्री जब्त की गई है। जांच के लिए नमूने लेकर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है और ये बंद हो चुकी फर्म के नाम पर नकली दवा बनाने का कारोबार होता था। दरअसल औषधि विभाग ने आगरा में हेमा मेडिकल कॉलेज और बंसल मेडिकल एजेंसी पर छापा मारा था और इसमें हेमा मेडिकल के यहां से करीब 2,50,00,000 की नकली दवाएं जब्त की थी और 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने पर संचालक हिमांशु अग्रवाल जेल भेज दिया गया था। इसके पुडुचेरी के मीनाक्षी फार्म के ये दवाएं मंगवाता था और इसका संचालक A.K. राजा है और इसकी रिपोर्ट औषधि विभाग ने CDSCO और ड्रग कंट्रोलर को भी दी और इस पर टीम ने पुडुचेरी के मेटुपालयम इंडस्ट्रियल एरिया स्थित गोदाम पर छापा मारा। टीम को यहां नकली दवाएं, इसकी पैकिंग सामग्री, कैप्सूल के खाली रैपर, फॉयल, कॉटन समेत कई सामान जब्त किए हैं। सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय ने बताया कि पुडुचेरी में भी नकली दवा फैक्ट्री पर छापा मारकर सीज करने समेत अन्य कार्रवाई की गई है। जीएसटी में पंजीकरण के नाम पर हुए रामपुर के व्यापारी से 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए सहायक आयुक्त राज्य का सतीश कुमार को विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को बरेली लाकर पूछताछ की जा रही है। बरेली विजिलेंस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आज आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। एसपी विजिलेंस अरविंद कुमार ने बताया कि रामपुर के भोर थाना क्षेत्र निवासी व्यापारी आले नबी ने स्क्रैप का व्यवसाय शुरू करने के लिए अपनी फर्म का जीएसटी में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। उन्होंने सिविल लाइन स्थित राज्य कर विभाग के कार्यालय में तैनात सहायक आयुक्त राज्य कर सतीश कुमार से संपर्क किया और पंजीकरण के बदले सतीश कुमार ने उनसे 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की और इसके बाद आले नबी ने बरेली विजिलेंस से संपर्क किया और विजिलेंस ने सहायक आयुक्त राज्य कर को रंगे हाथों गिरफ्तार करने की योजना बनाई। टीम बरेली से रामपुर पहुंच गई। दोपहर के समय सतीश कुमार ने आले नबी को 15,000 रुपए लेकर कार्यालय बुलाया और इस दौरान विजिलेंस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।